इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज? डिस्कस देयर एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स एंड रेलिवेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंटेम्परेरी टाइम्स। ठीक है, so basically the norms and values, these are the fundamental concepts in anthropology, जिसके साथ कि हम लोगों का बिहेवियर, बिलीव सिस्टम, प्रैक्टिस कैसी है सोसाइटी के अंदर, और इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, वैसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्म्स बेसिकली एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर लोग अपना बिहेवियर बनाते हैं। वैल्यूज़ जो है वो डीपली हेल्ड बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जिनके ऊपर आप अपना बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाते हो। ठीक है, नॉर्म्स और वैल्यूज़ को समझा दिया कि ये क्या है। अब देखो यहाँ पे किसने क्या कहा था, किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसके बारे में कोट की थी। इन चीज़ों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिंपली इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ क्वेश्चन। सिंपली आपने बता दिया ना कि क्या है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, काफ़ी हैं। फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स बताने हैं, सॉरी क्योंकि इसके बारे में लिखा है तो लिखना है भैया आपको। ठीक है, फिर उसके बाद रेलिवेंस आपको क्या है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर। अब यहाँ पे आते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहला एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है एमाइल डर्कहाइम। एमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपका सोशल इंटीग्रेशन करते हैं। सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स आपस में जुड़ते हैं बिकॉज देयर आर सर्टन नॉर्म्स जो कि कहते हैं कि आप इन सब पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना है। सब इंडिविजुअल्स अलग अलग नहीं रहते, सब इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं बिकॉज देयर आर वैल्यूज़ जो कि कहती हैं कि एक दूसरे की रक्षा करनी है, एक दूसरे की सेवा करनी है आपको। ठीक है, तो जो एक कोहिजिव फोर्स है वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्कहाइम। ठीक है, यही जो है वो आपको लोगों को बाइंड करके रखता है, इंटीग्रेशन और कोहिजन रखता है सोसाइटी के अंदर। फिर उसके बाद बात आती है ब्रोंसा मलिनोव्स्की की। ब्रोंसा मलिनोव्स्की कहते हैं क्योंकि सोसाइटी फंक्शन करना चाहती है, इसलिए फंक्शन करने के लिए उनको कुछ नॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है और वो नॉर्म्स इंस्टीट्यूशंस के अंदर लागू होते हैं, तभी इंस्टीट्यूशन काम करते हैं और सोसाइटी काम करती है। जैसे ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स के अंदर वो उन्होंने इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करके दिखाया। जो एमाइल डर्कहाइम है उन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में लिखा, और डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में जब वो लिखते हैं तो इस चीज़ के बारे में ज़िक्र करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से दोनों चीज़ें होती हैं। आपके पास नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, और वो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में इंटीग्रेट करती हैं, तभी जाके आपकी सोसाइटी चलती है। देन उसके बाद बात आती है क्लिफर्ड गीट्स की। उन्होंने इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बताया कि किस तरह से आपके जो सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन आप अपनी वैल्यू सिस्टम के आधार के ऊपर करते हो, नॉर्म्स के आधार के ऊपर करते हो,
और वही सिंबल सिस्टम्स हैं जो कि नॉर्म्स और वैल्यूज़ को आगे लेके जाते हैं, अगली जनरेशन में लेके जाते हैं। जैसे उन्होंने बालिनीज कॉक फाइट का सहारा लिया। बालिनीज कॉक फाइट के अंदर बेसिकली जो कॉक है, बिकॉज देयर इज़ इमेंस अमाउंट ऑफ एग्रेशन इन द सोसाइटी, तो जो कॉक है वो अग्रेशन का सिंबल बन जाता है। क्योंकि कॉक अब अग्रेशन का सिंबल बन गया, तो ये जो अग्रेशन है ये अगली जनरेशन के अंदर भी प्रोपोगेट होता है विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंबल। ठीक है। फिर उसके बाद रूथ बेनेडिक्ट बेसिकली बताती हैं कि जो कल्चरल पैटर्न्स हैं, जो आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है सोसाइटी के अंदर, अगेन वो उन्हीं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर बनती है। तो पैटर्न्स ऑफ कल्चर के अंदर उसी चीज़ के बारे में लिखा है। मार्गरेट मीड एक इनकल्चराइजेशन के प्रोसेस के बारे में बात करती है कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, प्राइमरी इनकल्चराइजेशन है, आपका हैबिट डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकली किस तरीके से चीज़ों को आप सोचते हो, वो सारी चीज़ें जो सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एस्टैब्लिश्ड रहते हैं उन्हीं के आधार के ऊपर बनती हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ को वो सब्सटेंशिएट करती हैं कमिंग ऑफ एज इन समोआ के अंदर। ठीक है। वैसे तो इतना लिखना काफ़ी है, दे आर मोर देन सफिशेंट, 5 लिख दोगे मोर देन सफिशेंट है, बट यहाँ पे थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं बिकॉज आई हैड टाइम। ठीक है। तो मेरविन हैरिस बेसिकली बताते हैं कि किस तरह से नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ वो आपकी मटेरियल कंडीशन से, इकोनॉमिकल फैक्टर से शेप होती हैं। टैलकट पार्सन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बताते हैं किस तरह से सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों चीज़ें उन्हीं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के बलबूते के ऊपर बनी रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल marriage as an institution, it has gone a lot of changes over the recent period of time. ठीक है। बट फिर भी इंडिया के अंदर जो मैरिजेस हैं दे आर कंपैरेटिवली स्टेबल। क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज हमारा वैल्यू सिस्टम जो है वो डाइवोर्सेस के बहुत अगेंस्ट है, वो सख्त खिलाफ है। जो हमारे नॉर्म्स हैं वो कहता है कि जो मैरिज है, ऑल दो आजकल जो है डोरी वगैरह की वजह से वो चीज़ें नहीं रही हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर ज़्यादा हो गई हैं चीज़ें, बट वो कहता है दैट इट इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। तो जब किसी चीज़ को आपने डिवाइन इंटरवेंशन ही कह दिया तो इंसान जो है वो उस चीज़ के सामने सर झुका जाता है। ओके। तो इस तरह से सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी बनी रहती है। हमारा मैरिज सिस्टम अभी भी स्टेबल है, अभी भी कंटिन्यूटी, ऑल दो चेंज हो रहा है बट एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। पैरी बोर्डो कहते हैं कि जो आपकी हैबिट्स हैं, जो स्किल्स हैं, एवरीथिंग इट इज़ शेप्ड बाय दोज नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने फ्रेंच सोसाइटी को समझाया, फ्रेंच सोसाइटी के अंदर उन्होंने समझाया कि किस तरह से जो कल्चरल कैपिटल है उनका, इट इज़ शेप्ड बाय द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। ओके। अब आज के टाइम के ऊपर वो कैसे रेलेवेंट है? सो बेसिकली ये सोशल कोहीजन और स्टेबिलिटी बना के रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोविड का एग्जांपल लिया यहाँ पे। ठीक है। यू कैन बी इनोवेटिव इन द आंसर्स, और आई शुड से यू शुड बी इनोवेटिव इन द आंसर्स। खुल के आंसर्स लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर जो ग्लोबल रिस्पांस था कोविड-19 के ऊपर, कि जो वैक्सीन्स हैं जिन कंट्रीज़ ने बना ली थी, जैसे इंडिया ने पहले वैक्सीन प्रोडक्शन किया, और जो कंट्रीज़ वैक्सीन प्रोडक्शन नहीं कर पाई थी, हमने उन कंट्रीज़ को वैक्सीन्स जो हैं वो भेजी हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज अब कोई वो किनशिप के अंदर तो है नहीं, हमारे रिश्तेदार तो लगते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है वो उनको वैक्सीन्स भेजी हैं। ऐसा क्यों किया? बिकॉज ऑफ हर वैल्यू सिस्टम। ठीक है। तो ये अब इंटरनेशनल कोहीजन बना के रखा है इन्होंने, सोसाइटीज़ के बीच में जो है वो एक गूंद का काम किया है, इन्होंने ग्लू का काम किया है। फिर उसके बाद बात आती है कल्चरल आइडेंटिटीज़ एंड डाइवर्सिटी की। ठीक है। मल्टी कल्चरलिज्म को ये प्रमोट करती है जो आपके वैल्यू सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूसिविटी इट इज़ इन आवर वैल्यू सिस्टम, टॉलरेंस इट इज़ इन आवर वैल्यू सिस्टम। सो ये कल्चरल जो मल्टी कल्चरलिज्म है उसको प्रमोट करता है। यहाँ पे कनाडा ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लिया है, यू कैन टेक ऑल्सो ऑफ इंडिया। ठीक है। देन उसके बाद मॉरल एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग, उसका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आपकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर आधारित रहता है। देन उसके बाद जब भी आप नई चीज़ों को अडेप्ट करते हो या फिर सोशल चेंज, सोसाइटी चेंज होती है,
तो अगेन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को देखा जाता है कि कहीं वो इन चीज़ों से कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही हैं, ठीक है। सो इंडिया इज़ नॉट फॉलोइंग, और इंडिया इन दी रिसेंट टाइम्स वो इतना जो क्या कहते हैं प्रीडेटरी कैपिटलिज्म है उसको उसने फॉलो नहीं किया है। वाई? बिकॉज इंडिया का जो एक वैल्यू सिस्टम है वो सोशलिज्म के ऊपर आधारित है, समाजवाद के ऊपर आधारित है, ठीक है। सो देन उसके बाद वी हैव कंक्लूडेड, ठीक है, कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ वो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर जब हमने सोसाइटी की फंक्शनिंग को समझना होता है, सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन को समझना होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी को समझना होता है, एथिकल डिसीजन मेकिंग को समझना होता है, तो उसके अंदर एक सेंट्रल पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। सब इसके अंदर बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैंने कोई XYZ किताब या फिर कुछ बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है या फिर बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। व्हाट आई हैव डन इज़ कि ऑलरेडी जो मेरे पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को लिया और उन्हीं चीज़ों को एक इनोवेटिव तरीके से लिख दिया। ये कैसे आएगा? ये तब आता है जब आप सिलेबस को बहुत बार रिवाइज कर चुके होते हो और उसके साथ आप आंसर राइटिंग करते हो। एटलीस्ट यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।